जीवन में संतुलन बहुत ही ज़रूरी है और संतुलन किसी एक बात पर अटके रहकर तो बिल्कुल नहीं आ सकता। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं, जीवन साइकिल चलाने की तरह है। संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना ये नितांत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 19 मई है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। एनसीटी की अधिसूचना से ही तय होगी टीईटी की अर्हता। तो वर्तमान समय में यूपी में अगर देखा जाए तो टीईटी यानी कि प्राथमिक टीईटी से बीएड को बहाल करने के लिए जो याचिका डाली गई थी प्रतीक मिश्रा और 4 अन्य की ओर से, उस पर जो अगली सुनवाई होनी है उसकी जो डेट लगी है 14 जुलाई लगी है। तो 14 जुलाई एक बहुत ही लंबी तारीख है और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी व्यग्र हैं। तो यहाँ पर अब जो पूरा दारोमदार है वो जाकर टिकता है एनसीटी के ऊपर। अब एनसीटी जो चाहेगा बिल्कुल वही होगा। वैसे भी किस क्लास में अध्यापक की क्या योग्यता होनी चाहिए इसको तय करने की जो जिम्मेदारी है वो एनसीटी के ऊपर है। एनसीटी का जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था जिसके द्वारा बीएड को प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए अर्ह घोषित किया गया था, उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने फिलहाल तो रद्द कर दिया है। लेकिन अगर एनसीटी फिर से बीएड के समर्थन में आता है और पत्र जारी कर देता है तो कोर्ट को भी ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत और जो शिक्षक की जो योग्यता होगी उसको तय करने के लिए जो यहाँ पर मानदंड बनाए जाते हैं वो एनसीटी की ओर से ही बनाए जाएंगे और उसी मानदंड के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। तो परिधि प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारियों को बहाल करने के मामले में सबकी निगाहें अब एनसीटी पर टिकी हुई हैं। प्रतीक मिश्र व 4 अन्य की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्थगन आदेश बढ़ाते हुए 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। तो राज्य सरकार का कहना है कि एनसीटी की ओर से निर्धारित योग्यता और निर्देश के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। अब पूरी की पूरी जो बात है वो जाकर टिकती है एनसीटी के ऊपर। अब देखते हैं कि एनसीटी इसमें ने जो नई अधिसूचना जारी करेगा उसमें क्या तथ्य सामने रखता है। वैसे एनसीटी ने एक बार अगर वैलिड किया है तो वो इसके वैलिड रीज़न भी ज़रूर देगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ी सी राहत की बात तो है। देखिए, प्राथमिक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कल से स्टार्ट हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां शुक्रवार से स्टार्ट हो रही हैं। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार 16 जून से विद्यालय खुल जाएंगे और पठन पाठन कार्य होगा। तो 21 मई से 30 जून तक मिलने वाला ग्रीष्मावकाश 20 मई से 15 जून तक रहेगा और प्राथमिक स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश भी होता है। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि विद्यालयों में गुरुवार तक पढ़ाई होगी, शुक्रवार से छुट्टियां शुरू होंगी और 15 जून तक रहेंगी। 16 जून को सुबह 7:30 बजे विद्यालय खुलेंगे और फिर पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मंत्री को गिनाई गड़बड़ियां। तो बेसिक के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले के मुद्दे पर अपनी बात रखी और नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और संरक्षक भास्कर सिंह यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री को बताया गया कि कैसे 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.89% और एससी वर्ग को 21% की जगह मात्र 16.2% का आरक्षण दिया गया है। वहीं पर एमबीबीएस के 10,000 उम्मीदवारों का एनटीए को पत्र, नीट को टालने की मांग की जा रही है। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 10,000 से अधिक उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को पत्र लिखकर मांग की है कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। कहा गया कि इसके लिए निर्धारित तिथि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहद करीब है। यह परीक्षा इस साल 17 जुलाई को होनी है। तो एमबीबीएस उम्मीदवारों ने पत्र में कहा कि इस वर्ष की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तिथि की घोषणा कर दी गई है, जबकि पिछले साल की परीक्षा के लिए काउंसलिंग अभी समाप्त भी नहीं हुई है। तो नीट के कई प्रतिभागियों और छोटे हुए उम्मीदवारों ने 2021 से मेडिकल सीट पाने की उम्मीद में नीट 2021 काउंसलिंग के शेष सीटों के राउंड तक इंतजार किया, लेकिन सीट नहीं मिली।
शेष सीटों का राउंड अप्रैल के पहले सप्ताह में ख़त्म हो गया। कई राज्यों की काउंसलिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है और पत्र के मुताबिक इस वर्ष कई छात्र नीट 2021 काउंसलिंग में परिवर्तित आरक्षण नीति की वजह से सीट पाने के लिए अपने प्रतिशत का आकलन नहीं कर पाए। तो पत्र में कहा गया कि अचानक एनटीए ने 6 अप्रैल को घोषणा कर दी कि नीट 2022 का आयोजन 17 जुलाई को होगा। ऐसे में छात्रों को नीट की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। और आपको बता दें कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन और विशेष चयन परीक्षा 2021 अब 29 मई को 5 शहरों में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके लिए प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। उसके लिए 2 बार परीक्षा टालनी पड़ी। 23 जनवरी को यूपीटीटी और हाई कोर्ट की आरओ के कारण परीक्षा नहीं हो सकी थी। इसके बाद 17 अप्रैल को परीक्षा की तारीख तय हुई, लेकिन आयोग ने अपरिहार्य कारणों से टाल दी। अब ये परीक्षा होने वाली है 29 मई को। और वैसे ही परीक्षाओं का दौर दोस्तों अब शुरू हो रहा है। आने वाले समय में आपको कई सारी परीक्षाएं मिलने वाली हैं, जैसे कि लाइक एज 5 मई को यूपीएससी की परीक्षा है, फिर 12 मई को यूपीपीसीएस है, फिर 19 मई को आपकी जो सॉरी जून की बात हो रही है, 5 जून को यूपीएससी की परीक्षा है, फिर 12 जून को यूपीपीसीएस की परीक्षा होगी, फिर 19 जून को लेखपाल की परीक्षा होनी है। उसके पहले मई के महीने में भी अब 29 मई का स्लॉट भी बुक हो चुका है अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तैयारी में अब आपको लग जाना चाहिए अगर आपने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया हुआ है। और चलते चलते आपको अपडेट कर दें कि निजी कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपना पद छोड़ दिया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए कदम उठाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 मई तक विदेश दौरे पर हैं। संभवतः वहां से लौटने के बाद इस्तीफा मंजूर करेंगे। इधर नए एलजी को लेकर अटकलें स्टार्ट हो गई हैं। तो पूर्व नौकरशाह अनिल बैजल को दिल्ली के उपराज्यपाल पद पर 2016 में नियुक्त किया गया था। उनका 5 साल का कार्यकाल पिछले साल पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें आगे भी पद पर बरकरार रखा गया। नजीब जंग के इस्तीफा देने के बाद 31 दिसंबर 2016 को बैजल उपराज्यपाल बनाए गए थे। तो देखते हैं कि अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।